वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम जानने वाले हैं सीयूटी के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो जिसका नाम है हमारा शारीरिक शिक्षा और खेल के मनोवैज्ञानिक पहलू और समाज शास्त्रीय पहलू। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस बार सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं, फिजिकल एजुकेशन को जितने भी बच्चों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किया है, तो उनके लिए ये वीडियो, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से, यानी कि जो हमारा यूनिट 2 है, उससे कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सारी चीजें थ्योरी के ऊपर है और 2-3 पॉइंट्स थ्योरी से क्वेश्चंस निकल कर सामने आते हैं। जैसे कि अभी हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में कि कैसे कैसे पॉइंट्स है और किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करेंगे एक डेफिनेशन के साथ, यानी कि मनोविज्ञान के डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो मनोविज्ञान का डेफिनेशन क्या होता है, इस डेफिनेशन को आप लोग इस वर्ड से आप सभी फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये वाला जो मनोविज्ञान का जो डेफिनेशन है, इसको आपने कहीं ना कहीं क्लास 12th में भी पढ़ा होगा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो आप सभी को इसके डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पता होगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन निकल कर सामने नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले हम डिस्कस करते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है यानी कि मन और लोगों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, जब हम किसी भी व्यक्ति के मन का अध्ययन करते हैं या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का, उसके बिहेवियर का स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। या तो मान लो कि इस तरीके से प्रश्न आएगा कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है, वो किन शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे यूटी में प्रश्न आ सकते हैं यूनिट 2 से। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है जो मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से, दो ग्रीक शब्दों से। ठीक है, ये प्रश्न आ भी सकता है कि मनोविज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन में आपको ग्रीक दे देगा, लैटिन दे देगा, या फिर कोई भी वर्ड दे सकता है आपको। तो आपको ध्यान देना है मनोविज्ञान ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रीक शब्द कौन कौन से, तो दो शब्द, एक होता है साइके, एक होता है लोगोस। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि साइके का मतलब होता है, देखो आप समझ सकते हो, मानस या कि मन या आत्मा। ठीक है, और लोगोस का अर्थ होता है उसका अध्ययन। ठीक है, लोगों का अर्थ होता है उसका अध्ययन यानी कि उसका विज्ञान। ठीक है, तो अब आपको इसको अगर आप जोड़ोगे तो अर्थ क्या निकलेगा कि मनोविज्ञान का क्या मतलब होता है, मन का अध्ययन। ठीक है, मन या आत्मा का अध्ययन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान किस शब्द से मिलकर बना है, तो ग्रीक शब्द से। कौन से ग्रीक शब्द, तो दो ग्रीक शब्द। कौन कौन सा, मानस और लोगोस। ठीक है, तो मानस का मतलब हो गया मन या आत्मा का। ठीक है, और लोगोस का अर्थ हो गया उसका अध्ययन या फिर उसका विज्ञान। ठीक है, तो इसको अगर हम कंबाइन करें तो मनोविज्ञान क्या निकल कर आता है, मन का अध्ययन। ठीक है, या फिर आत्मा का अध्ययन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दिया गया है, तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, पुरानी अवधारणा के अनुसार आत्मा का विज्ञान, और अभी की अवधारणा के साथ हमारा किसका, मन का अध्ययन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो चेतना का विकास भी इसमें शामिल है। अब यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इसकी जो परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि परिभाषाएं क्या कहती है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा, जब हम परिभाषाओं की बात करेंगे तो बहुत सारे थिंकर्स ऐसे आते हैं जो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान के बारे में अपने डिफरेंट व्यूज बताते हैं। वो क्या करते हैं, हर एक वैज्ञानिक मनोविज्ञान को अपने तरीके से अलग रूप में उसको परिभाषित करता है। कैसे, आप अगर रोज की बात करोगे, रोज क्या कहते हैं, तो यह मानसिक या शारीरिक दृष्टि से व्यवहार की व्याख्या का स्पष्टीकरण है। ये क्या कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक या फिर हम बोले तो शारीरिक दृष्टि से, ठीक है, किसी की भी व्यवहार की व्याख्या का, मतलब जो किसी के भी व्यक्ति का व्यवहार होता है उसकी व्यवहार का स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा रोज का कथन है। हो सकता है एग्जामिनर सीयूटी के एग्जाम में हमसे इस, अगर ये देखो हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो हो सकता है बेसिकली प्रश्न पूछेगा कि मानसिक या शारीरिक दृष्टि से व्यवहार की व्याख्या का स्पष्टीकरण, यह कथन किस मतलब यह कथन किसका है या किस विचारक का यह कथन है। और आपको ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना है कि किसने, ये वाला जो कथन है वो किसका है। तो आप कहोगे रोज का है, तो आपको यहाँ पर इस कथन को याद करना पड़ेगा। इस कथन को कहने वाले कौन थे, तो रोज थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। पिल्सबरी क्या कहते हैं, तो इनका मानना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, पिल्सबरी क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव विज्ञान का व्यवहार है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यह कथन किसका है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। या फिर हो सकता है 4 स्टेटमेंट आपको दे और 4
थिंकर्स के नाम दे और आपको दे दे कि आपको मैच करना है, ठीक है। अगर मैचिंग में भी आता है तो आपको अगर पता रहेगा कि किस थिंकर ने कौन सी बात कही है, जब भी आप मैच कर पाओगे। तो बेसिक उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर एक कथन का और जो विचारक है जिसने उस कथन को कहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो रोज क्या कहता है कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से व्यवहार का स्पष्टीकरण। हमारे पिल्सबरी क्या कहते हैं, तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। मानव व्यवहार का ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। क्रो एंड क्रो, ठीक है। क्रो क्या कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार, थोड़ा सा इसमें जो हमारा लैंग्वेज है हिंदी का, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो गया होगा, तो आप जो अच्छा से सर्च कर लेना गूगल में कि क्या इनका नाम है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी मिस स्प्रिंट या मिस प्रिंट भी हम बोल सकते हैं। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। अब इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया, क्या, मानव संबंध, ठीक है। पिल्सबरी का मानना था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। लेकिन हमारे क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने मानव संबंधों को ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या करा, मानव संबंधों को ऐड कर दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर सिर्फ मानव व्यवहार का विज्ञान पूछेगा तो पिल्सबरी, और अगर ऐड कर दिया कि मानव विज्ञान मानव व्यवहार के साथ मानव का संबंध, तो आप बताओगे क्रो, ठीक है। अगला है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति की उसके पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों से संबंधित है, यानी कि जो भी व्यक्ति होता है उसका जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के संबंध में, यानी कि उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हम गतिविधियां, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उससे संबंधित वो मनोविज्ञान के डेफिनेशन को इस तरीके से वो बताते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा वुडवर्थ का, कि मनोविज्ञान व्यक्ति की उसके पर्यावरण की, किसी भी व्यक्ति का उसके ह्यूमन इन्वायरमेंट का, ठीक है, उसके पर्यावरण के संबंध में, उसके पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों से रिलेटेड है। तो ये चीज फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वॉटसन के बारे में। तो वॉटसन क्या कहते हैं इस कथन के बारे में, मनोविज्ञान की डेफिनेशन को वो कैसे बताते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, ठीक है। यानी कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर का, ठीक है, वो हमारे बिहेवियर का पॉजिटिव साइंस है, ठीक है, हमारे बिहेवियर का सकारात्मक विज्ञान है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इस पेज से, ये जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस वाले पेज से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है ठीक है, कि कोई भी स्टेटमेंट आपको दे देगा और एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए कि यह कथन किसका है, किस विचारक का ये कथन है। हो सकता है 4 स्टेटमेंट आपको दे दे और उसके सामने 4 थिंकर्स दे दे और आपको कहे कि सही मिलान करें, ठीक है। मिलान के रूप में भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पेज था। अब बाकी सारी चीजों में थ्योरी रहने वाली है, ठीक है। और थ्योरी से प्रश्न पूछता है कैसे, खेलों में मनोविज्ञान की भूमिका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उस स्पोर्ट्स में मनोविज्ञान की क्या भूमिका रहता है, ठीक है। तो खेलों में मनोविज्ञान की भूमिका हम बेसिकली बात करेंगे, जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं साइकोलॉजी की, क्या उसमें, क्या उसका रोल क्या रहता है, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल हम रोल की बात करने वाले हैं। तो आप इधर देखोगे क्या कहता है कथन, कि खेलों में मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करता है, खिलाड़ियों और टीमों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में, तनाव को प्रबंधित करने में, ध्यान को केंद्रित करने में, साथ ही साथ आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। ये कथन आपको ध्यान में रखना है कि क्या, कि खेलों में मनोविज्ञान की भूमिका क्यों जरूरी है। तो यह हमारे खिलाड़ी के प्रदर्शन को, टीम के प्रदर्शन को, उनके आत्मविश्वास को, ठीक है, और साथ ही साथ उनके ध्यान केंद्रित करने में, उनके प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, तो बेहतर परिणाम, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत अच्छा रिजल्ट, साथ ही साथ अधिक सकारात्मक अनुभव भी प्राप्त होता है। तो ये खेलों में मनोविज्ञान इसलिए जरूरी है, ठीक है। अगर खेलों में मनोविज्ञान नहीं होगा तो हम कोई भी काम अच्छे तौर पर नहीं कर पाएंगे और हमें रिजल्ट भी उसी वे में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी खिलाड़ी का जो बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है, हम उसको नहीं जान पाएंगे बिना साइकोलॉजी की मदद से। तो खेलों में हमारा मनोविज्ञान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है सभी को। आगे है हमारा खेलों में मनोविज्ञान। अच्छा, इसी में कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं, इसकी भूमिका में कुछ पॉइंट्स ऐड होते हैं, जैसे कि शारीरिक, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मतलब कि हमारा चैप्टर ही क्या था, हमारा चैप्टर था कि जो हमारे खेल होते हैं उसमें मनोविज्ञान के सकारात्मक पहलू और, ठीक है, समाज शास्त्रीय पहलू। तो हम सबको क्या करना है, सारे पहलुओं को ध्यान में रखना है। और इन्हीं कथन में से किसी भी एक स्टेटमेंट को उठा के, किसी भी एक लाइन को उठा के एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखना है और सारे पॉइंट्स को समझना है। पहला पॉइंट क्या कहता है,
पहला पॉइंट अगर आप इधर ध्यान में रखोगे तो बोलता है क्या, शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है, यानी कि मनोविज्ञान हमारा खेलों में मनोविज्ञान की भूमिका के अंतर्गत पहला पॉइंट ये हमारी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, हमारी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है, इसका मतलब क्या, तो देखो खेल मनोविज्ञान शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने में एक बहुत ही अनोखी भूमिका निभाता है। कैसे, जैसे कि ताकत, ठीक है, हमारी गति, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, इन सारी चीजों को खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में प्रेरणा के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि शारीरिक क्षमताओं में से हमारी जो फिजिकली जो हमारी पावर होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारा जो पावर होता है, स्पीड होता है, इन सारी चीजों को हमारा ये चीज इंक्रीज करता है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट, मोटर कौशल सीखने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, मोटर कौशल सीखने में व्यक्ति के जैसे कि हमारी तत्परता के स्तर पर निर्भर करता है हम कितना सीखना चाहते हैं, है ना, इन सारी चीजों को ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है कि किसी विशेष कौशल को सीखने की इच्छा और तत्परता, मतलब कि मान लो कि कोई खिलाड़ी है, वो किसी स्पोर्ट्स को खेलता है और उस चीज में एक नया इक्विपमेंट ऐड किया गया है, एक नई सीखने की चीजें ऐड की गई है, तो वो उसको सीखने में अपनी दिलचस्पी, अपनी रुचि को दिखाएगा। ठीक है, खेल मनोविज्ञान मोटर कौशल के सीखने के संगठनात्मक, सहचार्य और स्वायत्त चरण में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलो सारे। ठीक है, फिर बाद में आप सभी पीडीएफ मांगते हो तो पीडीएफ चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तीसरा है कि व्यवहार को समझने में सहायता, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, उस बिहेवियर को समझने में हमारा मनोविज्ञान खेलों के रूप में, खेलों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे करता है, तो देखो कोई भी एक स्पोर्ट्समैन है, कोई एक खिलाड़ी है, और हमें उसका बिहेवियर के बारे में कैसे हम पता कर सकते हैं, तो मनोविज्ञान की सहायता से। ठीक है, और हमें उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये इस खेल के बारे में क्या सोचता है, इस खेल को ये कैसे खेलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे व्यवहार को समझने में मदद करता है। क्या कहता है पॉइंट, खेल मनोविज्ञान एथलीटों के व्यवहार को समझने में मदद करता है, पर शिक्षकों को खिलाड़ियों की शारीरिक गतिविधियों के प्रति रुचि, ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं, वो ट्रेनर क्या करते हैं, जो भी खिलाड़ी है उनकी जो गतिविधियों, मतलब वो ये पता कर लेते हैं कि इस खिलाड़ी का दिलचस्प किस एक्टिविटी में ज्यादा है, ठीक है, वो किस चीज को बहुत अच्छे से खेलता है। साथ ही साथ दृष्टिकोण, प्रेरणा, सहज प्रवृत्ति और व्यक्तित्व का भी पता चलता है। हमारा मोटिवेशन भी हम जान सकते हैं उस स्पोर्ट्समैन का, उस खिलाड़ी के, कि इसका मोटिव क्या है इस खेल को लेकर। ठीक है, ये इसका नजरिया क्या है, ये इस खेल को किस तरीके से खेलने वाला है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कहता है कि भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी कि हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो भावना होती है किसी भी खेल को लेकर, उस खेल को नियंत्रित करने में भी मनोविज्ञान महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्या कहता है पॉइंट, कि खेल मनोविज्ञान भावनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, तो खिलाड़ियों में अभ्यास, प्रतियोगिता के दौरान कई तरह की नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक पॉइंट भावनाएं देखने को भी मिलती है। मतलब कि जैसे कोई भी एक स्पोर्ट्स होगा, उस स्पोर्ट्स पे मान लो कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो क्या करता है, कभी कभी वो नेगेटिविटी फील करते हैं, कि अगर मान लो वो प्रैक्टिस करे जा रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो नेगेटिविटी बच्चे मतलब स्पोर्ट्समैन के अंदर आ जाती है। तो इसी तरीके से हमारा जो मान लो वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, तो नेगेटिविटी उनके अंदर मिलती है। ठीक है, तो इसमें उनके प्रति डर, गुस्सा, ठीक है ना, खिलाड़ियों में डर हो जाता है, गुस्सा, नकारात्मक भावनाएं खुद उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो खुद के होने की भावना आदि शामिल होती है। अगर इन भावनाओं को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो खिलाड़ियों में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन कम हो जाएगा, और इसी प्रदर्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान की सहायता लेते हैं। हमें मनोविज्ञान की सहायता से ये पता चल जाएगा कि कोई भी खिलाड़ी किसी खेल में कितना रुचि रखता है, उसकी भावनाएं क्या कहती हैं। ठीक है, मतलब कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी भावनाओं में क्या चेंजेस, क्या वो अभी भी पॉजिटिव फील कर पा रहा है या नेगेटिविटी उसके मन में आ रही है, ये सारी चीजें आपको इसमें फोर्थ पॉइंट में मेंशन करना है। किसी भी स्टेटमेंट को उठाकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने भी रहना है। अगला पॉइंट क्या कहता है, कि खेलों में रुचि, ठीक है, योग्यता और प्रेरणा, ठीक है, खेलों में इंटरेस्ट, रुचि, ठीक है, एबिलिटी और हमारा मोटिवेशन, तो इन सब का क्या रोल है। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या हम रुचि की बात करेंगे, क्या हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कैसा होता है, तो किसी चीज के बारे में अधिक जानने या सुनने, मतलब उसमें शामिल होने की इच्छा, ये हमारा इंटरेस्ट कहलाता है ना। किसी चीज में हमारा पार्टिसिपेट करने का लेवल, ठीक है, किसी चीज के बारे में हमारा अधिक जानने के लिए या अधिक उसके बारे में सुनना, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट, हमारा रुचि को दर्शाता है। ठीक है, अब अगला है योग्यता, एबिलिटी, ठीक है, योग्यता मतलब एबिलिटी, तो ये एक योग्यता है जिसका उपयोग अक्सर किसी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में
अंतर्निहित प्रतिभा या क्षमता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो योग्यता एक ऐसा पार्ट है जो किसी खिलाड़ी की जो कैपेबिलिटी है, किसी खिलाड़ी का जो उसका अंदर की जो उसके हम बोल सकते हैं टैलेंट है, उस टैलेंट को दिखाने की एक बोल सकते हैं एक अवसर है, एक प्रकार है योग्यता, ठीक है। अगला क्या है, अगला आता है प्रेरणा। तो प्रेरणा क्या, यानी कि मोटिवेशन, ठीक है। तो प्रेरणा यह आंतरिक इच्छाओं या बाहरी कारकों से उत्पन्न होने वाली एक प्रेरक शक्ति है, ठीक है। आंतरिक और बाहरी कैसे, प्रेरणा आपने पढ़ा होगा दो प्रकार की होती है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि आंतरिक मोटिवेशन, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। आंतरिक जो आप खुद से मोटिवेट होते हैं वो इंटरनल को हो जाती है, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है, उसको हम इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। और एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं तो जब हमें कोई दूसरा मोटिवेट करता है, ठीक है, सपोज मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ और फिर किसी दूसरे ने मुझे मोटिवेट किया कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है। तो प्रेरणा क्या होता है, तो आंतरिक इच्छा या फिर बाहरी इच्छा का एक शक्ति है, एक पावर है, ठीक है, जो हमें लक्ष्य और उद्देश्यों को, यहाँ पे लक्ष्य और उद्देश्य दो वर्ड है, इसको हाईलाइट कर लो, क्या, लक्ष्य और उद्देश्यों की ओर हमें प्रेरित करता है। जो हमारे लक्ष्य की ओर हमें प्रेरित करता है, हमारे उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। क्लियर है सभी को। अब खेल कूद में रुचि क्या दर्शाता है, ठीक है, खेल कूद के अंतर्गत रुचि क्या दर्शाता है। तो देखो खेलों में रुचि, ठीक है, तो विभिन्न तरीकों से हमारे सामने निकल कर सामने आती है, जैसे कि एथलेटिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से लेकर दर्शक या प्रशंसक के रूप में उनका अनुसरण करना, ठीक है। तो खेलों में रुचि कब आएगी, जब एक खिलाड़ी अपने उस खेल को बहुत अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसको देखकर जो दर्शक होंगे वो दर्शक क्या करेंगे, वो भी ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें खेलों में रुचि को दर्शाता है, ठीक है। साथ ही साथ विभिन्न खेलों से जुड़े हमारे इतिहास, आंकड़े, संस्कृति के बारे में जानने में भी हमें आनंद मिलता है। सपोज करो क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट में कोई एक स्कोर बना और वो स्कोर मतलब मान लो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, उस स्कोर ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, किसी खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बना दिया, है ना। तो उस रिकॉर्ड को मतलब फिर दर्शक क्या करते हैं, वो और अच्छा इंटरेस्ट लगाते हैं, क्या कि वो चेक करते हैं पिछला रिकॉर्ड किसने मतलब किसका था, किसका रिकॉर्ड टूटा है, कितने रनों से ये रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको दर्शाता है, वो आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। तो खेलों में रुचि कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, तो लोग खेलों से कैसे जुड़ते हैं। जो हमारे लोग हो, जो भी कोई भी लोग हो गए, तो वो खेलों से कैसे जुड़ते हैं। अभी कुछ लोग क्या होता है, वो खेलों से कैसे जुड़ रहे हैं, तो ड्रीम 11 के थ्रू जुड़ रहे हैं, है ना। वो माई सर्कल 11 के थ्रू अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 49 रुपए लगाते हैं और करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इस तरीके से खेलों के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बिल्कुल ही गलत तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप 49 रुपए 49 रुपीज आप ऐड करो और आप ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो बहुत ही टफेस्ट है, ठीक है। इस चीज में जीतना, इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप सभी अगर कोई खेलता हो तो उसको बंद कर दे, बिल्कुल पैसे उस पर अप्लाई ना करें, ठीक है। बिल्कुल आप सिर्फ क्रिकेट देखें या फिर जो भी आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं उसको आप जुड़िए। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि लोग खेलों से कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सक्रिय भागीदारी, दूसरा आता है दर्शक या प्रशंसक, ठीक है। मान लो कोई स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स के प्रशंसक ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा चीज ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, और ज्यादा चीज जब ज्यादा लोगों के बीच फैलेगी तो और लोग उसके अंदर मतलब इंटरेस्ट अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दर्शक प्रशंसक हो गया। सीखना और समझना, कुछ लोग उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि यार ये खेल इस तरीके से खेला जाता है और इतना आनंद मिलता है, तो कुछ लोग सीखते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि यार ये जो क्रिकेट है इसमें एक बॉल फेंकी जाती है, और क्रिकेट मतलब जो आईपीएल चलता है, अभी उसमें इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है कि एक प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अंदर आ जाएगा, एक बाहर हो जाएगा उसकी जगह पे। तो लोग समझते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगला है सामाजिक संपर्क, इसके थ्रू लोगों का सामाजिक संपर्क बढ़ता है, ठीक है। मतलब कि किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान लोगों का सामाजिक संपर्क बढ़ता है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, खेलों से जुड़ते हैं, ठीक है, खेलों से वो लोग जुड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा चेन्नई का एक मैच था जिसमें एक लड़की का रिएक्शन ऐसे वायरल हुआ था, ठीक है, मतलब कि कैच छूट गया होगा और मे बी उसने ऐसे गुस्से वाला रिएक्शन किया, और उस रिएक्शन के बाद अगले दिन उसके फॉलोवर्स इतने बढ़ गए। तो आप देखोगे ना कि वो कितने ज्यादा तौर पर सामाजिक तौर पर वो लोगों के बीच फैल गई, ठीक है, सामाजिक रूप से वो कितना उसका संपर्क जो था वो ज्यादा हाई लेवल पर बढ़ गया। ये सारी चीजें हमारा मतलब इंटरेस्ट को ही दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। लोग खेलों में क्यों रुचि रखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा,
ठीक है। अब लोगों ने तो भागीदार पार्टिसिपेट कर लिया, अब उनका इंटरेस्ट क्यों रखते हैं, वो क्यों उनको पसंद है ये चीजें, ठीक है। तो उत्साह और रोमांच, ठीक है, लोग इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है क्रिकेट को देखना, फुटबॉल को खेलना, ठीक है, फुटबॉल देखना। और अगला अपना है अपनेपन की भावना, उनको अपनेपन की भावना मतलब उत्पन्न होती है। सपोज पंजाब के कोई लोग हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के लोग दिल्ली को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करते हैं कि दिल्ली ट्रॉफी जीते, इस बार का आईपीएल सीजन जीते। बैंगलोर ने एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीती है, तो लोग बैंगलोर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो अपनेपन की भावना को दर्शाते हैं कि बैंगलोर टीम हम आपके साथ है, आपने अभी भी तक ट्रॉफी नहीं जीता है, मे बी इस ईयर आप ट्रॉफी जीत जाओ। तो वो अपनेपन की भावना को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रोल मॉडल और प्रेरणा, कुछ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्रिकेट का भी खेलना शुरू करते हैं और बहुत सारे प्लेयरों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जैसे कि विराट कोहली को मानते होंगे, है ना, थला फॉर अ रीजन 7 नंबर, उनको अपना मोटिवेशन मानते हैं। तो रोल मॉडल और प्रेरणा के कारण भी लोग क्या करते हैं, खेलों से जुड़ते हैं, ठीक है। सपोज करो किसी के फादर को क्रिकेटर बनना था और वो नहीं बन पाए, तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्रिकेटर बने, तो इस वजह से भी वो क्या करते हैं, मतलब प्रेरणा, मतलब वो मोटिवेट होते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं और अपने स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट वो दिखाते हैं। व्यक्तिगत विकास, तो एक पर्सनल डेवलपमेंट की ओर भी ये पॉइंट आप शामिल इसमें कर सकते हैं। खेल में योग्यता, अगला पॉइंट निकल कर क्या आता है, खेलों में योग्यता। तो खेल में योग्यता क्या दर्शाता है, ठीक है, खेलों में योग्यता यानी कि स्पोर्ट्स में एबिलिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। बिना एबिलिटी के अगर हम किसी को शामिल करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो खेलों में योग्यता से तात्पर्य है किसी खिलाड़ी की किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता, ठीक है, किसी खिलाड़ी का किसी विशेष क्षेत्र में सपोज कि कुछ खिलाड़ी है जो बॉल अच्छा डालते हैं, वो लेग स्पिन अच्छा डालते हैं, लेकिन वो बैटिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमें तो बॉलर की तलाश है ना। तो ये क्या कहता है कि योग्यता से अर्थ है किसी खिलाड़ी की किसी विशेष क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एक ऐसे एरिया में उसकी जो एबिलिटी, ठीक है, उसकी उत्कृष्टता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रतिभा या क्षमता से है, जिसमें केवल अर्जित कौशल, उपलब्धियां, ठीक है, साथ ही साथ शारीरिक योग्यताएं, मानसिक कौशल, भावनात्मक लचीलापन, ये सारे पॉइंट्स इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अगला है योग्यता किसी व्यक्ति की जन्मजात क्षमता और प्रवृत्तियों को दर्शाती है जो विशिष्ट खेल या गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाती है। तो कभी कभी ये जो एबिलिटी होती है वो जन्मजात तरीके पर भी निर्भर करती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन करोगे। योग्यता के उदाहरण दिए गए हैं, 3 योग्यता के उदाहरण यहाँ पे रखे गए हैं। क्या पहला पॉइंट, शारीरिक, क्या है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है हमारा शारीरिक। तो ऊंची छलांग लगाना, तेज दौड़ना, हाथ आंखों के बीच अच्छा समन्वय रखना, ये सारी हमारी शारीरिक योग्यता के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आप बताओगे मानसिक। मानसिक में क्या, त्वरित प्रतिक्रिया, रणनीति, सोच, दबाव पे प्रदर्शन करने की क्षमता। तो ये हमारा मेंटेलिटी को दर्शाता है, क्या कि आप प्रेशर में कैसे काम करते हो, ठीक है, आपकी जो त्वरित प्रतिक्रिया कैसी है, ठीक है, किसी चीज के बारे में आप तुरंत रिजल्ट कैसे शो करते हो, ठीक है। और यही सारे पॉइंट मेंशन करोगे। भावनात्मक में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, दबाव में शांति, मुश्किल परिस्थितियों में उभरने की क्षमता। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो हार्दिक पांड्या हम ले सकते हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या हम इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों से उभरने की क्षमता। आपने देखा होगा कि कितना उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था जब वो गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में आया, ठीक है। खराब प्रदर्शन के कारण लोग उसे छपरी छपरी बोलते थे, लेकिन उसी बॉलर ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी ट्रॉफी हमें ला के दी, ठीक है। और अभी भी आईपीएल में काफी बढ़िया कर रहा है, लेकिन वो अकेले तो नहीं कर सकता, उसको टीम का सपोर्ट चाहिए। ये आप समझ सकते हो कि मुश्किल परिस्थितियों से उभरने की क्षमता किसको दर्शाता है, भावनात्मक को, ठीक है, योग्यता के भावनात्मक रूप को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है खेलों में प्रेरणा, ठीक है। तो खेलों में प्रेरणा क्यों जरूरी है, तो आप इधर ध्यान दोगे, खेलों में प्रेरणा, मोटिवेशन, अगर हम किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो हमें रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो देखो प्रेरणा क्या है, तो वह प्रेरक शक्ति है जो खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने, प्रशिक्षण लेने, लक्ष्य को प्राप्त करने, ठीक है, प्रेरित करती है, जिसमें आंतरिक, ठीक है, और बाहरी। मैंने बताया ना, आंतरिक जब आप खुद से मोटिवेट हो करते हो अपने आप को तो आंतरिक, और बाहरी जब कोई तीसरा आपको मोटिवेट करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाहरी मोटिवेशन। तो इसमें दोनों कारक क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो प्रेरणा को, मोटिवेशन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। पहला पॉइंट, व्यक्तिगत लक्ष्य, आपका खुद का लक्ष्य आपको निर्धारित करना है कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। दूसरा है पूर्णता का समझ, ठीक है। तीसरा टीम डायनामिक्स, कोचिंग शैली, प्रेरणा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये हमारी मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हम प्रेरणा को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि हम अपने मोटिवेशन को
डेवलप करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियों का यूज कर सकते हैं। तो आपको बताना है स्पष्ट स्मार्ट लक्ष्य, ठीक है। हमें क्या करना है, एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना है, जिसके लिए मापन योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय, हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिकली अगर आप मोटिवेट को अपना मोटिवेट किसी चीज में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक रणनीति बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। दूसरा है सकारात्मक माहौल आपको बनाना है, आपको नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी में आप जितना रहोगे आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नेगेटिव पीपल से भी दूर रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और एक इधर ज्यादा सीरियस मत रहिए, क्योंकि एक ओशो की एक लाइन है, सीरियसनेस इज अ डिसीज, ठीक है। तो आप जितना सीरियस रहोगे आप उसको रोग की तरह अपने शरीर में धारण करते रहोगे। तो सीरियस बिल्कुल नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को क्या करेंगे, हम दूर करेंगे, ठीक है, हम पॉजिटिव वे में रहेंगे। साथ ही साथ प्रतिक्रिया और मान्यता को प्रदान करें, स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें। ये सारी चीजें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। खेलों में प्रेरणा, अगला पॉइंट है खेलों में प्रेरणा, ठीक है। खेलों में प्रेरणा क्या कहता है, तो इधर आप देखोगे क्रुक्स, ठीक है, एक थिंकर का नाम आता है क्रुक्स और स्टीन, ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। क्रुक्स और स्टीन के अनुसार कोई भी परिस्थिति जो हमारी गतिविधियों को ऊर्जा प्रदान कर सके तथा उन्हें निर्धारित कर सके, वो प्रेरणा हमारा खेलों में प्रेरणा कहलाता है, ठीक है। क्रुक्स और स्टीन ने प्रेरणा की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से रखा है, आपको ध्यान में रखना है। क्रुक्स और स्टीन ये क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है प्रेरणा को लेकर, इसको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। ये देखो आप इधर इमेज देखो, इतना क्लियर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे प्रेरणा के बारे में बताया गया है, क्या दबाव, प्रेशर, हम प्रेशर को कैसे कम करेंगे, अनुपालन, ठीक है, प्रशंसा, जुनून, दिलचस्पी, सीखना, आनंद, जिज्ञासा, अर्थ, प्रतियोगिता, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब है हमारा प्रेरणा के सिद्धांत, तो मोटिवेशन की थ्योरी है। मोटिवेशन की थ्योरी क्या कहती है, तो इधर ध्यान दोगे आप, प्रेरणा शब्द लैटिन शब्द मोवेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चलना, ठीक है। इसे मकसद या कार्यवाही के संयोजन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो प्रेरणा शब्द कहाँ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है लैटिन शब्द से, और मनोविज्ञान शब्द कहां से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द से। या ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो मोवेरे का अर्थ होता है चलना, और उसके बाद प्रेरणा के सिद्धांत इस बात को समझने का अध्ययन करते हैं कि किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए क्या प्रेरित करता है। कोई व्यक्ति है और उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको क्या चीज ऐसी है जो उसको मोटिवेट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्रेरणा के सिद्धांत में मेंशन करोगे। और कुछ मुख्य सिद्धांत किस प्रकार है, तो इस प्रकार है, जैसे कि मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम, मैक्सलैंड की उपलब्धि प्रेरणा, ठीक है, और बीएफ स्किनर का शुद्धिकरण सिद्धांत। तो ये तीन थिंकर है, तीनों की पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। मास्लो की आवश्यकताओं का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। तो मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम क्या कहता है, तो इधर ध्यान दो, आप क्या पॉइंट्स इसमें मेंशन करोगे कि सिद्धांत में 5 बुनियादी पदानुक्रम शामिल है। कितने पॉइंट शामिल है, 5। मास्लो की नाम याद रखना है, मास्लो 5, ठीक है। प्रेरणा के सबसे प्रारंभिक या सर्वाधिक व्यापक रूप से सिद्धांतों में से एक जो 1940 के दशक में अब्राहम मास्लो द्वारा विकसित किया गया था। 1940 के दशक में अब्राहम मास्लो द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। यह चीज ध्यान में रखना है। इस पदानुक्रम की व्यवस्था कुछ इस तरीके से है, जैसे कि इधर आप देखोगे, सबसे पहले आत्मविश्वास हो गया, आपका शारीरिक सुरक्षा, ठीक है, प्यार या फिर अपनापन, फिर आदर या फिर आत्मविश्वास, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे अब बढ़ जाते हैं। मैक्सलैंड का प्रेरणा सिद्धांत क्या कहता है, तो मैक्सलैंड का क्या कहता है प्रेरणा सिद्धांत, तो इसे 1960 के दशक में, कब, 1960 की, और मॉस्लो का 1940। तो ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1960 के दशक में इसको विकसित किया गया था। इसमें हम क्या करते हैं, सीखी हुई आवश्यकताओं, ठीक है, सीखी हुई आवश्यकताओं सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो मैक्सलैंड का जो प्रेरणा
सिद्धांत है, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो सीखी हुई आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, सीखी हुई आवश्यकताओं का सिद्धांत कब, 1960 के दशक में। ठीक है, मैक्स लेन का सिद्धांत मास्लो के सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि यह नई आवश्यकताओं के विकास पर ध्यान देने के बजाय व्यक्ति की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कि ये क्या करता है कि जो हमारे मास्लो का सिद्धांत क्या था, मतलब कि विकास पर ध्यान देना, तो ये क्या करता है, उसकी व्यक्ति की जो मतलब कि प्रेजेंट में जो उसकी आप बोल सकते हो आवश्यकता है, जो किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंट में जो जिसको आवश्यकता है उसके ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में लेनी है, जैसे कि संबद्धता की आवश्यकता, उपलब्धि, शक्ति की आवश्यकता, उसको किस तरीके की शक्ति की जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से। एक आता है बीएफ स्किनर का सिद्धिकरण सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो आप बताना है कि स्किनर के सिद्धिकरण सिद्धांत के अनुसार व्यवहार उसके परिणामों से निर्मित हो सकता है, जो रिजल्ट होगा उसके परिणामों से विकसित हो सकता है। ठीक है, उसका व्यवहार उसके परिणामों से, जो बिहेवियर है उसके परिणामों से रिजल्ट होगा। ठीक है, परिणामों से निर्धारित होगा। ठीक है, जैसे कि मेरा जो बिहेवियर है मेरे परिणाम पर डिपेंड करता है। अगर मैं हार गया, मतलब जो मेरा बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है, हमारे उस पे रिजल्ट पे, परिणामों पे हमारा बिहेवियर निर्धारित करता है। किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। स्किनर ये कहते हैं प्रेरणा के सिद्धांत को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, यूनिट 2 था हमारा। सीयूटी के लिए, सीयूटी यूजी एग्जाम्स 2025 जितने भी बच्चे देने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल एजुकेशन को जितने बच्चों ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किया है, उन बच्चों के लिए ये यूनिट 2 का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यूनिट 3 को हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं। आपको इसके जो क्वेश्चंस है, हम अभी इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो आपको ये जो यूनिट 2 है बिल्कुल इजी लगेगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाएगा। डेट पूछ सकता है कि मॉस्लो का डेट क्या था। ठीक है, और मनोविज्ञान किन शब्दों से मिलकर बनता है, किस शब्द पर्टिकुलर कौन सा शब्द है, ऐसे प्रश्न एग्जामिनर हमसे इस चैप्टर से बेसिकली पूछने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने लास्ट तक, एंड तक बिल्कुल जरूर देखा होगा। इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, और मिलते हैं यूनिट 3 के लिए। कितने बच्चों को यूनिट 3 की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि जितने ज्यादा आपके कमेंट्स होंगे फिर मुझे मोटिवेशन उतनी ज्यादा मिलेगी, और मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि कल या परसों में ही उसको रिकॉर्ड कर सकूं। ठीक है, आप सभी के लिए। अदरवाइज कमेंट्स जितने कम होंगे मैं भी डिले करके आराम से उसको रिकॉर्ड करूंगा, आराम से उसके उसके जो नोट्स बनेंगे बहुत धीरे धीरे नोट्स बनेंगे, बिल्कुल सोच समझ कर बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो जल्दी आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मेंशन करिए। ठीक है, और जितने भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।